Assalamualaikum dear students. Today we will be continuing our lectures on the biodiversity beta और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आप लिख लीजिए प्लीज। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमें ये पढ़ना है कि हम कंजर्व क्यों करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को, किन किन रीजंस के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। बेटा सिंपल सा टॉपिक है, वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर 3 रीजंस। 3 रीजंस के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। बेटे दोबारा मैं बता दूंगा, वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी for 3 reasons. Number 1 is narrowly utilitarian reasons. Narrowly utilitarian reasons. Number 2, लाइट बस या बोर्ड्स पर डायरेक्ट भी मतलब ये बोर्ड्स पर ना तब पति डार्क बोर्ड्स पर डायरेक्ट तरह लाइट तक बोर्ड में बोझ न की ऐसा पा तो कंटिन्यू कर आई थिंक कर स्टार्ट बात। We conserve biodiversity for 3 reasons. One is narrowly utilitarian reasons. Number 2 is broadly utilitarian reasons. Number 3 is ethical reasons. तो बेटे ये वो 3 रीजंस है जिनके लिए हम बायोडाइवर्सिटी बेटा कंजर्व करना चाहते हैं। कौन कौन सा है बेटा? नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस के लिए हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस के लिए हम कंजर्व करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को, और इथिकल रीजंस के लिए हम कंजर्व करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसमें हम क्या करते हैं बेटे? कंजर्विंग B/D, समझ रहे? बायोडाइवर्सिटी, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लिख लीजिए बेटे, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहें किस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा, लाइक फूड तो मिलता है ना बेटे, प्लांट से मिलता है बेटे, एनिमल से मिलता है, फाइबर, फूड फाइबर्स, वी हैव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, timber, dyes, etc. I mean to say we get a lot of products what you called as which are of direct economic benefit to us. ये एक रीजन है कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी किसके लिए? डायरेक्ट इकोनॉमिक what you called as benefits के लिए बेटा, उसको हम बोलते हैं narrowly utilitarian reasons. Conserving biodiversity for direct economic benefits like food, fiber, इससे मिलते हैं, pharmaceutical products like drugs, समझ रहे आप? तो टिम्बर, डाइज एटसेट्रा व्हाटसोएवर जो भी हमें डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है इसके लिए कंजर्व करना बेटा, इसको हम बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस। तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल से आपको और थोड़ा सा इसको
समझाना चाहूंगा बेटे। 3/4 of the human food production, 3/4 of the human food production, जो ह्यूमंस के लिए फूड प्रोडक्शन होती है बेटा, 3/4 of that, 3/4 of human food production is based on, 3/4 of human food production we get from what is called as, we get from rice, wheat and maize, is based on rice, wheat and maize। ये आप ख्याल रख लीजिए बेटा, जो ह्यूमन पर्पसेस के लिए जो फूड प्रोडक्शन है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो फूड प्रोडक्शन है, 3/4 of that is based on rice, wheat and maize, क्योंकि बेटा these are the major cereal crops of the what is called as world। इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा 25% of the drugs, 25% of the drugs sold in the market are plant based। ख्याल रख लेना बेटा, 25% of the drugs, जो ड्रग्स सोल्ड किए जाते हैं कहां पर बेटा, मार्केट में भी 25% ऑफ द ड्रग्स उसमें से जो है वो प्लांट बेस्ड है बेटी। वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज डिफरेंट प्लांट बेस्ड ड्रग्स, वी हैव लाइक एट्रोपिन, वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज टैक्सोल, वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज वी हैव पोडोफाइलिन, जो भी जितने भी ड्रग्स है बेटे वो प्लांट बेस्ड है बेटे। तो 25% अभी जो ड्रग्स है कहां पर, मार्केट में जो अवेलेबल है ड्रग्स वो प्लांट बेस्ड है बेटे, दे आर व्हाट, प्लांट बेस्ड। इसी तरीके से 25,000 स्पीशीज, इसी तरीके से 25,000 प्लांट स्पीशीज are contributed to the, or contributed what is called as to the traditional medicines, are contributed to the traditional medicines। एक तो क्या, जो सोल्ड होते हैं ड्रग्स कहां बेटे, मार्केट में, जो पूरे अप्रूव्ड होते हैं बेटा। लेकिन इस तरीके से आपको पता है बहुत सारी प्लांट स्पीशीज है जिनका ट्रेडिशनल, मतलब जिनको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करते हैं बेटे, जैसे वी हैव टर्मरिक, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज अदर प्लांट्स व्हिच हैव ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज, व्हाट कॉल्ड एज। इसी तरीके से मैं बता रहा हूं वो है कितने, 25,000 प्लांट स्पीशीज है जिनका ट्रेडिशनल मतलब मेडिसिनल वैल्यू है, जिनको हम यूज करते हैं बेटा ट्रेडिशनल लेवल पे एज व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिसिन्स। तो ये आपने ख्याल रखना है मेरे बच्चों। इसी तरीके से एक और बात मैं आपसे यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा जो टेक्स्ट में लिखी है बेटा, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसका कभी ना कभी बेटे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसका ख्याल रखो कि ये बायो प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं बेटा। देखो बेटा, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक बेटा टर्म है, इसका ख्याल अपने रखना है। एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, जेनेटिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, for obtaining products which have economic value। ऐसे मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटे,
देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं बेटे? हम स्पीशीज को एक्सप्लोर करते हैं, या हम किसी व्हाट यू कॉल्ड एज एक्सप्लोर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि कौन कौन सा, देखो किसको बोलते हैं बेटे? बायो प्रोस्पेक्टिंग। आपके पास जो है होल रेंज ऑफ प्लांट्स, या मेनी 100 स्पीशीज ऑफ व्हाट यू कॉल्ड प्लांट्स हियर, आप एक्सप्लोर करेंगे बेटा कि किस प्लांट का कौन सा व्हाट यू कॉल्ड एज इकोनॉमिक बेनिफिट है एट द व्हाट यू कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर लेवल और एट द व्हाट यू कॉल्ड एज जेनेटिक लेवल। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा बेटे। आपके पास 100 प्लांट स्पीशीज है, आप इनमें क्या कर रहे हैं बेटे? आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस प्लांट स्पीशीज का मेडिसिनल वैल्यू है, समझ रहे आप? या फिर आप जेनेटिक लेवल पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज वी हैव अ प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इट ग्रोज इन द व्हाट यू कॉल्ड एज हिमालयस, डिफरेंट रेंजेस पर ये ग्रो करता है। आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इस प्लांट को कि इससे एक मेडिसिन निकलता है, इससे एक अल्कलॉइड निकलता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज रेसरपाइन, एक मेडिसिन इनसे निकलता है। तो आप एक्सप्लोर करते हो इसको, इस प्लांट स्पीशीज को, कि जेनेटिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर आप देखते हैं कि इससे कौन सा ड्रग निकलेगा, उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या होगा, किस चीज के लिए वो ड्रग यूज किया जा सकता है बेटे। यही एक्सप्लोर करना बायोडाइवर्सिटी को फॉर द व्हाट यू कॉल्ड एज बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स एट द जेनेटिक लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल बेटे, या एट द स्पीशीज लेवल, इसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो ये हो गया मेरे बच्चों बायो प्रोस्पेक्टिंग के क्या होता है बेटा? एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, जेनेटिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसको हम बेटा बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड थी बेटा। तो मैं क्या पहले आपको बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 3 रीजंस के लिए हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को बेटा। नंबर 1, नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो होता है नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस, वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं बेटा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी नॉट फॉर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, जब आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, for ecosystem services which are the products of ecosystem processes, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बेटा broadly utilitarian reason, another reason for conserving biodiversity, when we are conserving biodiversity, इसलिए नहीं बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर रहे हैं कि हमें इससे डायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल रहा है, हम इसको खाते हैं या हमें कोई इससे डाई मिलती है या कोई मेडिसिन मिलता है, नहीं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं किस पर्पज के लिए? फॉर दिस पर्पज दैट इट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सर्विसेज या फॉर प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इकोसिस्टम सर्विस। अगर हम इसके लिए कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को, तो इसको ये कहलाता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस। समझ रहे आप? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप बोलेंगे सर इसमें कौन कौन सा रीजन आएगा बेटे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा अमेजोनियन फॉरेस्ट्स या ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट्स, इसमें लिखूंगा ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट्स। ख्याल रखना आप, ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट्स बेटे, दे प्रोड्यूस 20% of the oxygen present in the atmosphere. In the atmosphere. ये एक इकोसिस्टम सर्विस है, यानी ऑक्सीजन दे रहा बेटा। यानी कि जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट्स है या आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, दे प्रोड्यूस हाउ मेनी 20% of the what you called as oxygen in the what you called as atmosphere. In forests they contribute 20% of the oxygen in the atmosphere. It is an ecosystem service. अगर हम इसके लिए कंजर्व करते हैं ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट्स को, इट्स ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन। या सेकंड इज मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला है सेकंड इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज आल्सो एन इकोसिस्टम सर्विस। अगर हम कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कि ये पॉलिनेशन में हमें यूज होते बेटा। पॉलिनेशन
ये एक इकोसिस्टम सर्विस है बेटे। तो अगर हम इसमें कंजर्व करते बेटा पॉलिनेशन पर्पसेस के लिए, इट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, या पॉलिनेशन के लिए बारे में मैं आपको इसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। पॉलिनेशन इकोसिस्टम सर्विस है बेटा नेचर में, हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, हमें इसके लिए कोई बेटे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है बेटे। अगर पॉलिनेशन हमें, आप एक चीज, अगर इसको एज इकोसिस्टम सर्विस इग्नोर किया जाए, किसको, पॉलिनेशन को, और पॉलिनेशन का हमने देखना है कि अगर हमें खुद से पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी प्लांट्स को बेटे, तो इट वुड कॉस्ट अबाउट $170 बिलियन, नॉट ए जोक। यानी कि ये पॉलिनेशन जो है बेटा, अगर आपको पॉलिनेशन इकोसिस्टम सर्विस है, क्या हम पॉलिनेशन के लिए कोई पैसा देते हैं इंसेक्ट को? नहीं देते ना, इट इकोसिस्टम सर्विस होता है। लेकिन अगर हमने इसके लिए पे करना पड़े तो इट वुड कॉस्ट $170 बिलियन। सो या तीसरा रीजन मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों, तीसरा रीजन है इट वुड कॉस्ट 17 बिलियन डॉलर्स। $117 बिलियन ये कॉस्ट करेगा। इट वुड कॉस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज $117 बिलियन। तो दैट्स इट। इसलिए मेरे बच्चों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूंगा, आपने कॉपी किया, कॉस्ट कितना करेगा? $117 बिलियन। इसी तरीके से बेटे मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा, इसको हम कंजर्व करेंगे। इट व्हाट इज कॉल्ड एज, इट प्रिवेंट्स ड्रॉट्स, फ्लड्स। इसके लिए अगर हम बेटा देखो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं फॉर प्रिवेंटिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स, इसके लिए हम, इट्स एन इकोलॉजिकल सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस, इसके लिए हम इसको बेटा कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को। इट्स ए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन। इट हैज व्हाट इज कॉल्ड एज, बायोडाइवर्सिटी हैज आल्सो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यू। इसके लिए हम बेटा कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को, इसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन। तो ये कुछ रीजंस है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस में मेरे बच्चों। मुझे बताओ मेरे बच्चों, दोबारा से मुझे बताओ, अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, वो कौन सा हो गया? नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, किसके लिए? बेटा अगर हम इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मुहैया करता है, तो वो क्या हो गया? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस। इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें तो एक आएगा, इसमें हमारा जो इकोसिस्टम सर्विस है उससे ऑक्सीजन निकलता है बेटे। Tropical Amazonian rainforests, they produce 20% of the oxygen in the atmosphere. They are called as lungs of the planet Earth. तो इसलिए हम इनको कंजर्व करिए, जो इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी है, TARF, ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट के लिए अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, ये कंजर्व करिए कि ये हमने क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। या पॉलिनेशन के लिए हम कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी एज अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यू, इसके लिए कंजर्व करें। प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, इसके लिए कंजर्व करेंगे। तो ये आते हैं अंडर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इथिकल रीजंस, माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब मेरे बच्चों, ये इथिकल रीजन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा, ये जो हम बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा, कोई भी स्पीशीज दुनिया में, कोई भी स्पीशीज किसमें बेटा? दुनिया में, वेदर इट हैज a direct economic benefit or it is giving us directly any what is called as use, इसके बगैर each species has an intrinsic value. Each species has an intrinsic value. Each species has an intrinsic value. देखो बेटा, मैं दोबारा से कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैं कह रहा हूं कि आप छोड़ो, कोई स्पीशीज है दुनिया में, बजाय आपको लगता है इसका कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है नहीं, इससे ना तो फूड मिलता है, ना फाइबर मिलता है, ना ड्रग मिलता है, ना कुछ मिलता है, या लेकिन फिर भी इस स्पीशीज का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारा एक मॉरल वैल्यू है कि ये जितने भी स्पीशीज दुनिया के अंदर है, दे व्हाट यू कॉल शेयर दिस प्लैनेट विद अस।
ये प्लैनेट इनका भी है, हर एक स्पीशीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है बेटा, समझ रहे आप? Each species has an intrinsic value and if we are conserving biodiversity, अगर हम कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी बेटा, इसलिए अगर हम कंजर्व कर रहे हैं what we call as biodiversity, इसलिए कि that it's our moral obligation. कंजर्विंग, तो पहले मैंने क्या बोला इसमें, each species has an intrinsic value. तो ethical reason क्या होता है? कंजर्विंग biodiversity, conserving what? Biodiversity as a moral obligation. As a moral obligation to pass on this biological legacy to the future generations. To pass this biological legacy to the future generations. देखो बेटा, दोबारा बता दूं, लास्ट रीजन है कौन सा? इथिकल रीजन. हम बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व कर रहे हैं कि इनका हक है इस प्लैनेट पर. दे ओ दिस प्लैनेट, दे शेयर दिस प्लैनेट विद अस, इट बिलोंग्स टू देम. और ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल फर्ज है, ड्यूटी है हमारी कि हम इनको भी कंजर्व करेंगे, बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट, ताकि हम ये बायोलॉजी लेगेसी पास ऑन करें टू आवर फ्यूचर जनरेशंस. अगर हम इसके लिए कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ये कहलाता है बेटा इथिकल रीजन. यानी कि आपने कोई, देखो हमने कोई प्लांट स्पीशीज अपने दौर में देख ली, हम चाहेंगे कि ये प्लांट स्पीशीज, ये एनिमल स्पीशीज, ये स्पीशीज हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशंस भी देखिए. ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल लिगेसी है, इसको हम पास ऑन करें टू द फ्यूचर जनरेशंस. माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, those are called as ethical reasons. These are things, these are the three main reasons we conserve biodiversity for. Narrowly utilitarian reasons, broadly utilitarian reasons, and ethical reasons. That's all for today. That's all about this lecture. What you call as next lecture will be coming soon. Thank you. Hope you enjoyed the lecture.